हेलो एवरीवन। तो हम लोग पढ़े स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इससे पहले मैंने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पे 2 वीडियो बना रखा है। पहला वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरा पोएम लाइन बाय लाइन पढ़ाया। दूसरे वीडियो में मैंने समराइज कर दिया था, सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो चाहिए था एग्जाम के लिए वो मैंने बताया है। और आज की इस वीडियो में मैं सभी क्वेश्चन आंसर को बताने वाला हूँ जो भी एग्जाम में पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पोएम पढ़ के आप एग्जाम में क्या बना सकते हो। तो जैसे कि आपको पता है कि 40 मार्क्स तो कम से कम बुक से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। 40 में से कम 2 ऑब्जेक्टिव तो जरूर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से आपको मिलेगा। 10 मार्क्स वहाँ पे क्वेश्चन आंसर में पूछे जाते हैं, जो कि आज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। 5 मार्क्स वहाँ पे समरी पूछे जाते हैं, वो समरी भी आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। उसी तरह से एक एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है। एक्सप्लेनेशन पोएम से भी 4 नंबर का, प्रोज से भी 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो मैं आपको जो तरीका बताऊंगा इस वीडियो में, उसको देखकर आप बाकी एक्सप्लेनेशन आराम से कर पाओगे। कोई भी एक्सप्लेनेशन आ जाए, वो तरीका आप सिर्फ जान लो। वो एक ऐसा तरीका है जिससे आप किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पे एक और वीडियो में बनाऊंगा, जिसमें जो भी ग्रामर्स है, जो भी आपके बुक रेनबो पार्ट 2 में ग्रामर दिया गया या पीछे जो भी क्वेश्चन आंसर दिया गया, पूरा बुक का सॉल्यूशन में बताऊंगा। आमतौर पे होता यह है कि पोएम पढ़ाने के बाद जो बुक का सॉल्यूशन है उसे छोड़ दिया जाता है। कहीं पर भी आप अगर पढ़ रहे होगे तो आपको पता होगा, बट मैं वो सॉल्यूशन आपको कराऊंगा। और वो कराने का एक पर्पस ये है ताकि आप जान पाओ कि एग्जाम में आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन कभी नहीं आता है। ऐसा नहीं होता है कि वो अचानक से, कई बार होता ना कि हार्ड क्वेश्चन आ गया तो आपको कहने लग जाता है कि जापानी क्वेश्चन आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन आता है, बट आपको पता नहीं कि आपका सिलेबस कहाँ तक है। तो जब आप एक पोएम को पढ़ के पूरे बुक को सॉल्व करते हैं, मतलब पूरा जो क्वेश्चन दिया गया है उस चैप्टर में, जब वो आप पूरा सॉल्व करते हैं, एक एक चीज, एक एक ग्रामर, उसका एक एक क्वेश्चन, तब आप ना केवल उसको याद कर पाते हैं, ना केवल पूरी तरह से सीख जाते हैं, बल्कि एग्जाम के हर एक क्वेश्चन को भी आप टैकल कर पाते हैं। तो वो जो वीडियो होगा वो सिर्फ पेड स्टूडेंट के लिए होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी से। मैं आपको बता दूं कि समरी एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है, और आप अगर एक प्लान लेके चलोगे तो एक भी नंबर आपका नहीं छूटेगा। 15 में से 14 आएगा तो आप मुझे बताना, 14 नहीं आएगा, 15 में 15 आएगा। और वो प्लान क्या है, जैसे जो लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि 15 मार्क्स में आता है, उसमें 3 क्वेश्चन आपको बनाना, 6 आपको मिलता है। और 15 मार्क्स में 10 क्वेश्चन तो वो फ्री का दे रहा। फ्री का इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आपको 10 नंबर जो लाने हैं वो ऑथर के नाम को लिख के लाना है, यानी मैच करके लाना है। मैच द फॉलोइंग देगा आपको, 5 नंबर पोएम से दे देगा, 5 नंबर प्रोज से दे देगा। सिर्फ 21 नेम्स है, आपको याद कर लेना। रेनबो पार्ट 2 बुक में 21 नेम्स है। सिर्फ ऑथर का नाम आप याद कर ले और मिलान कर देंगे वहां पे। 10 नंबर में एक भी नंबर आपका नहीं कट सकता। और 5 मार्क्स के लिए आप समरी को याद करेंगे। 10 पोएम है लेकिन आपको 10 समरी नहीं याद करना, क्योंकि वहां पे 3 क्वेश्चन आपको देता है कि इनमें 3 में से कोई एक समरी को लिखे। 10 ही पोएम है और 3 ऑप्शन वो हमें दे रहा। और अगर मुझे 8 पता है तो हो सकता है 2 ऑप्शन मुझे पता ना हो, लेकिन तीसरा ऑप्शन तो जरूर पता होगा, क्योंकि 3 ऑप्शन उन्हें देना है और मुझे 8 पता है। इसलिए आपको कंफर्म कर लेना कि 15 नंबर में एक भी नंबर आपका ना छूटे, और 8 समरी को आपको याद कर लेना। मैं पढ़ाऊंगा 10, आपको कोई भी 8 याद कर लेना। तो चलिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से स्टार्ट करते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लव पोएम। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक लव पोएम है, प्रेम गीत है, रिटेन बाय ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन, जो कि एक महान मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे आप 2 बात पे गौर करेंगे। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक लव पोएम है, वार पोएम नहीं है, रोमांटिक पोएम नहीं है, लव पोएम है। दूसरा, इसे लिखा गया है एक महान मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन के द्वारा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में तो मेटाफिजिकल पोएट है, और मैंने आपको मेटाफिजिकल पोएट का अर्थ बढ़िया से समझा रखा है। इन दिस पोएम ही शोज द पावर ऑफ ट्रू लव। इस कविता में जॉन डॉन सच्चे प्यार के ताकत को दिखलाते हैं। ट्रू लव प्रिवेल्स ओवर डेथ, कि सच्चा प्यार जो है वो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है, मौत से भी जीत जाता है। ही शोज इट विद द हेल्प ऑफ हिज लाइफ, और इस बात को वो दिखलाता है, ही शोज इट यानी जॉन डॉन इस बात को दिखलाता है विद द हेल्प ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के मदद से। तो मधुरोत्तम प्यार मैं नहीं जा रहा हूं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक प्रेम गीत है और एक महान मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। और जॉन डॉन इस कविता में दिखलाते हैं कि सच्चा प्यार मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है, और इस बात को जॉन डॉन अपने जीवन के मदद से दिखलाते हैं। द पोएट इज डिपार्टिंग फ्रॉम हिज बिलव्ड। डिपार्ट का अर्थ होता अलग होना, जुदा होना। कवि जो है वो अपने प्रेमिका से जुदा हो रहे, अलग हो रहे। बिलव्ड यानी प्रेमिका। इट इज नॉट दैट ही हैज गॉट अ बेटर लव। इट इज नॉट दैट यानी ऐसा नहीं है कि ही हैज गॉट उसे मिल गया है, उन्होंने पा लिया है। क्या पा लिया है? अ बेटर लव, एक अच्छा, उससे भी अच्छा लव यानी प्यार। और हैज टायर्ड विद हिज बिलव्ड, या वो अपने प्रेमिका से थक गया है। ऐसा नहीं है कि जॉन डॉन को अपने प्रेमिका से अच्छा प्यार मिल गया है या अपने प्रेमिका से वो थक गया है। ही अस्योर्स हर, जॉन डॉन अपने पत्नी को दिलासा दिलाते, एश्योर यानी दिलासा दिलाना,
दिलासा दिलाते हैं डेट यानी कि, क्या दिलासा दिलाते हैं, ही विल कम बैक, कि जॉन डॉन लौट आएगा, वो जाएगा, लौट आएगा, किस तरह से, एज द सन गोज, जिस प्रकार से सूर्य जाता है, एंड कम्स बैक, और वापस लौट आता है। तो इस कविता में जॉन डॉन जो है वो दिखलाने का कोशिश कर रहा है कि जॉन डॉन अपने प्रेमिका से अलग हो रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि वो अलग हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जॉन डॉन को कोई अपने प्रेमिका से भी बढ़िया प्यार मिल गया है और कोई सुंदर महिला मिल गया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो अपने प्रेमिका को इस बात का दिलासा दिलाते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य जाता है और लौट आता है, वो भी जाएगा और वो लौट आएगा। ही फॉरबिड्स हिज बिलव्ड, फॉरबिड मतलब होता है मना करना, ही फॉरबिड्स, वो मना करते हैं, किसे, हिज बिलव्ड यानी अपने प्रेमिका को, किस लिए, टू वीप, रोने से, वो अपने प्रेमिका को रोने से मना करते हैं, बिकॉज, क्योंकि व्हेन सी वीप्स, जब उसकी प्रेमिका रोती है, हिज लाइफ्स ब्लड, तो जॉन डॉन के जीवन का खून, डज डीके, अवश्य ही नष्ट हो जाता है, डीके यानी नष्ट हो जाना, क्योंकि जब जॉन डॉन की प्रेमिका रोती है तो उसके प्रेमिका के आंसू नहीं बहते बल्कि जॉन डॉन का खून बहता है, इस तरह से जॉन डॉन का जो जीवन है वो बर्बाद हो जाता है, इसलिए वो अपने प्रेमिका को रोने से मना करते हैं। फर्दर ही सेज, फर्दर यानी आगे, ही, वो, सेज कहते हैं, आगे जॉन डॉन कहते हैं डेट ही इज पार्टिंग फ्रॉम हर, कि जॉन डॉन अपने प्रेमिका से जुदा हो रहे हैं, सो डेट, किस लिए जुदा हो रहे हैं, सो डेट, ताकि ही विल बी हार्डेंड इनफ, कि वो अधिक कठोर बन जाए, कितना कठोर बन जाए, टू फेस द रियल डेथ, ताकि वो सच्चे मौत का सामना कर पाए। मींस जॉन डॉन के लिए अपने प्रेमिका से अलग होना, जुदा होना, वो उतना पीड़ादायक है जितना कि मर जाना, मरने से जितना ज्यादा कष्ट होता है उतना ही ज्यादा कष्ट जॉन डॉन को अपने प्रेमिका से अलग होने में हो रहा है। बट जॉन डॉन को पता है कि एक दिन मौत तो आना ही है, लेकिन जब मौत आएगा तो जिस तरह का कष्ट हमें होगा उसके लिए क्योंकि ना पहले से प्रिपेयर हो जाए, उस तरह का दर्द को अगर पहले से बर्दाश्त किए हुए रहेंगे तो उस दर्द में जब रियल मौत आएगा तो उस समय जो दर्द होगा उसका पहले से प्रैक्टिस किया जा सकता है। इसलिए जॉन डॉन अपने प्रेमिका से अलग होते हैं ताकि वो उस सच्चे मौत का, रियल डेथ का पहले से प्रैक्टिस करके रखे, पहले से उस दर्द का आभास वो करके रखे। फाइनली ही सेज डेट, आखिरकार जॉन डॉन कहते हैं कि इफ एवर ही डाइज, यदि कभी वो मर जाए, येट, फिर भी, ही एंड हिज ट्रू लव, वो और उसका सच्चा प्यार, विल बी प्रेजेंट इन हर, जॉन डॉन का सच्चा प्यार जो है उसके प्रेमिका में उपस्थित रहेगा, बिकॉज ट्रू लव इज इमोर्टल, क्योंकि सच्चा प्यार अमर होता है। तो ये एक छोटा सा समरी है, 5 मार्क्स का एग्जाम में आता है। आप ये ना सोचे कि समरी छोटा है, इतना ही काफी है। समरी बहुत लंबा नहीं होना चाहिए बल्कि बहुत एक्यूरेट होना चाहिए और बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा हुआ होना चाहिए। किताबी लैंग्वेज में अगर आप लिखते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, 2 या 3 नंबर मुश्किल से मिल जाए, वही बहुत है। तो आप इस तरह के लैंग्वेज में लिखे जिससे पढ़ के एग्जामिनर भी बहुत अच्छा से समझे, उन्हें भी लगे नहीं आप अपने शब्दों में लिख रहे हैं। तो लैंग्वेज एकदम शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। चलिए हम लोग कुछ एक्सप्लेनेशन को समझते हैं जो कि एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आते हैं, और आपको एक्सप्लेनेशन का पैटर्न समझना है। एक आप पैटर्न समझ लो, उसी तरह से आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, सिर्फ आप इसे समझ लो। देखिए एग्जाम में जो है वो आपको कोई भी 2 या 4 लाइन देके एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकता है, कोई एक स्टेंजा देके एक्सप्लेन करने को बोल सकता है। मैंने अपने तरफ से कोशिश किया है कि मैं इंपॉर्टेंट लाइन आपको दूं ताकि आप उस पर प्रैक्टिस कर पाओ। बट अगर आपको कोई भी लाइन देता है तो आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूं, आपको टेंशन नहीं लेना। फॉर एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेनेशन के लिए क्वेश्चन आया एग्जाम में, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल। तो अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए, आपको करना क्या है, देखें सबसे पहले लाइन पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है, ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा। और इसका राइटर कौन है, जॉन डॉन, ऑब्वियसली आपको पता है। आपको क्या करना, आपको इस तरह से एक फॉर्मेट बना लेना। सबसे पहले आपको लिखना द प्रेजेंट लाइन्स, यही करना, कुछ भी नहीं करना, प्रेजेंट लाइन लिखना है। उसके बाद जो भी लाइन आपको दिया गया है, 4 लाइन 6 लाइन एक्सप्लेन करने को जो भी दिया गया, आपको सेम टू सेम लाइन उतार देना है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। द प्रेजेंट लाइन्स लिख के क्वेश्चन को आपको रिपीट कर देना है। क्या लिखना है, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल। इतना आपको लिख देना है सेम टू सेम। उसके बाद क्या करना है वो भी फिक्स है, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये करना है। क्या करना है, हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये कहां से लिया गया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है, विच हैज बीन कंपोज्ड, जिसको लिखा गया है बाय ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन। इतना तो आपको याद रखना है, ये सेम लाइन आपको कोई भी लाइन दे सेम लिख देना है, मतलब इसी पोएम का होना चाहिए। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से दिया गया है तो सेम लिख देना है। अगर दूसरा पोएम का हुआ तो उस पोएम का नाम लिख के उस पोएट का नाम लिख देंगे। मतलब ये एक पैटर्न है जो कि फिक्स है और ये सभी लाइन पे फिट बैठता है, तो आपको अलग से सोचने की जरूरत नहीं। अच्छा इसके बाद क्या लिखना है आपको, देखिए आपके दिमाग में कुछ है, आपको पता है, वो उससे मतलब नहीं, आपको क्या लिखना है ये चीजें फिक्स है। क्या लिखना है, थ्रू दीज लाइन, इन सभी पंक्तियों के माध्यम से द पोएट वांट्स टू शो, कवि दिखलाना चाहते हैं। माफ कीजिए यहाँ पे मैं द पोएट लिखना भूल गया, आप पोएट वहां पे लिख देंगे। तो क्या लिखना है,
थ्रू दीज लाइन द पोएट वांट्स टू शो, इन सभी पंक्तियों के माध्यम से कवि दिखलाना चाहते हैं। क्या दिखलाना चाहते हैं? अब यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत जो भी कविता पढ़ के समझ में आ रहा, 4 लाइन पढ़ के समझ में आ रहा, वो लिख दे। क्या आपको समझ में आया पढ़ के? द फिबिलिटी ऑफ मैंस पावर, कि मनुष्य के जो ताकत है वो कितना ज्यादा कमजोर है। ही सेज दैट, जॉन डॉन कहते हैं कि मैंस पावर इज वेरी वीक, मनुष्य की शक्ति बहुत कमजोर है, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू रीगेन एनी लॉस्ट अपॉर्चुनिटी इन लाइफ, क्योंकि एक बार जो जीवन में अवसर खो जाते हैं, जो आपको मौके मिले हैं, वो आपके लाइफ से निकल जाए तो आप उस अवसर को फिर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये इंसानों की सबसे बड़ी कमी है। सो मैन शुड यूटिलाइज, सो यानी इसलिए मैन शुड यूटिलाइज, मनुष्य को प्रयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। क्या चीज सदुपयोग करना चाहिए? ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी एंड मोमेंट ऑफ द लाइफ, कि जीवन के जो भी पल हैं, जो भी अवसर आपको मिल रहे हैं, उसका सदुपयोग करना, सही उपयोग करना आपको आना चाहिए। क्योंकि हमारे पास एक बार जो अवसर आते हैं, जो लम्हे आते हैं और वो बीत जाते हैं, तो दोबारा वो वापस लौट के नहीं आ सकते। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने जीवन के एक एक पल का, एक एक अवसर का सदुपयोग करें। देखिए मेन बात इसमें जो है ना, वो 2 से 3 लाइन ही मैंने लिखा है, बट जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, वो अगर आपको पता है तो आपके कई लाइंस वहां पे आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको लेता हूं। देखिए एग्जाम में आपको अगर लग रहा है कि बहुत ज्यादा लिखना होता है, तो बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता है, आपको एक्यूरेट लिखना होता है, वो चीज लिखना होता है जो आपसे पूछा जा रहा। फालतू की चीज बहुत लंबा लिखने की जरूरत नहीं है आपको। सपोज डेट आपको एग्जाम में ये 4 लाइन दे दिया गया है और आपसे कहा गया 4 मार्क्स का आप एक्सप्लेन करें। क्या है लाइन? वेन दाउ साइड्स नॉट विंड बट साइड्स माई साउल अवे, वेन दाउ वीपेस्ट अनकाइंडली काइंड माई लाइफ्स ब्लड डज डिके। तो इस तरह से आपको अगर दे दिया गया तो आप क्या करोगे? सबसे पहले काम आपको यह करना है कि द प्रेजेंट लाइन्स लिखना है। उसके बाद ये जो भी आपको 4 लाइन 6 लाइन जो भी दिया हो, आपको सेम लिख देना। द प्रेजेंट लाइन्स, when thou sights not win but sights my soul away, when thou weepest unkindly kind my life's blood dot decay। तो यहाँ पे ये लिखने के बाद आपको क्या लिखना है? ये फिक्स पैटर्न है, वही आपको लिखना है। क्या लिखना है? हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये किस कविता से लिया गया है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। विच हैज बीन कंपोज, जो कि लिखा गया है बाय ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन, एक महान मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया। फिक्स चीज है। फिर आपको क्या लिखना है? वही फिक्स बात। थ्रू दीज लाइन्स, इन सभी पंक्तियों के माध्यम से द पोएट वांट्स टू शो दैट, कवि दिखलाना चाहते हैं कि, अब क्या कवि दिखलाना चाहते हैं? जो भी आपको समझ में आ रहा 4 लाइन पढ़ के वो आप लिख दें। यहां पे कवि क्या दिखलाना चाहते हैं? द साउल ऑफ अ लवर एंड बिलव्ड इज टाइड विथ ईच अदर, कि एक जो लवर होता है, प्रेमी, एंड बिलव्ड और प्रेमिका, दोनों का जो साउल है, आत्मा, इज टाइड अप विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ बंधा हुआ है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। देयर साउल्स लिव इन ईच अदर, इनके जो आत्मा है एक दूसरे में रहते हैं। सो इसलिए व्हेन द पोएट्स बिलव्ड वीप्स, जब कवि की प्रेमिका रोती है, एंड शेड्स टीयर, और जब वो आंसू बहाती है, द लाइफ्स ब्लड ऑफ द स्पीकर डज डीके, तो कवि का जो खून है वो नष्ट हो जाता है, उसका जीवन नष्ट हो जाता है। दस इस प्रकार से ही शोज दैट लवर्स एंड बिलव्ड्स आर ऑलवेज इंटर रिलेटेड, वो दिखलाते हैं कि जो प्रेमिका होता है और प्रेमी, ये हमेशा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा एक्सप्लेनेशन किस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। बहुत लंबा नहीं बल्कि बहुत एक्यूरेट लिखना है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करा देता हूं, वरना आपको कोई भी लाइन दे दे आपको सिर्फ इसी फॉर्मेट में लिख देना है, सेम लिख के बिठा के लिख देना है। दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, ये एक लाइन आपको एग्जाम में दे दिया गया है और आपसे बोला कि एक्सप्लेन करो। कैसे करना है? सेम करना है। द प्रेजेंट लाइन्स ये लिखना है, उसके बाद जो भी लाइन आपको पूछा है वो उतार देना। दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, यानी वैसे लोग जो एक दूसरे को जिंदा रखते हैं वो कभी जुदा नहीं हो सकते। हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कहां से लिया गया? कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया। विच हैज बीन कंपोज्ड बाय ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन, जिसको किसके द्वारा लिखा गया? एक महान मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया। थ्रू दीज लाइन्स द पोएट वांट्स टू शो दैट, इन सभी पंक्तियों के माध्यम से कवि दिखलाना चाहते हैं कि यहां तक तो फिक्स बातें हैं, आपको सोचना नहीं, सेम उतार देना। इसके बाद आपको पढ़ना है लाइन को और समझना कि कवि यहां पे क्या बोलने का कोशिश कर रहा है, वो 2-4 लाइन आप वहां से फिर लिख दे। द लवर्स एंड बिलव्ड्स who satisfy each other for the whole life and sacrifice for the welfare of each other। the lovers and beloved, प्रेमिका और प्रेमी, who satisfy each other, जो एक दूसरे को संतुष्ट रखते हैं, खुश रखते हैं, for the whole life, पूरे जीवन भर, and sacrifice for the welfare of each other, और एक दूसरे के कल्याण के लिए, एक दूसरे के भलाई के लिए sacrifice करते हैं, बलिदान देते हैं, त्याग देते हैं। they can never be separated even after death, कि वो लोग मौत के बाद भी जुदा नहीं हो सकते,
ऐसे लोग जो एक दूसरे के जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, एक दूसरे के लिए बलिदान देते हैं, एक दूसरे की खुशी के लिए खुद का सेक्रीफाइस करते हैं, ऐसे लोग मरने के बाद भी जुदा नहीं हो सकते। तो कुछ इस प्रकार से एग्जाम में आपको एक्सप्लेन कर देना है, जो कि 4 मार्क्स का आता है। समरी लिखना है जो कि 5 मार्क्स का आता है, और 10 मार्क्स का वहाँ पे क्वेश्चन आंसर आता है। हर एक पोएम से और एक प्रोज से आपको क्वेश्चन आंसर याद करके जाना है और वो लिखना है। तो वो कौन से क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। इसके बाद के वीडियो, जो अगला वीडियो आएगा, उसमें मैं तो सारा ही क्वेश्चन बता दूंगा, चाहे उसमें इंपॉर्टेंट हो चाहे इंपॉर्टेंट ना हो, चाहे ग्रामर का क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, पूरे पोएम का सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, बट वो सिर्फ पेड बैच के लिए होगा। तो चलिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, कि कवि जो है वो अपने प्रेमिका से दूर क्यों जाना चाहते हैं। आंसर है, द पोएट वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड बिकॉज डेथ इज सर्टेन। कवि अपने प्रेमिका से इसलिए दूर जाना चाहते हैं क्योंकि मौत निश्चित है, मरना सबको है। एंड ही वांट्स टू हार्डेंड इनफ टू फेस द रियल डेथ, और कवि चाहते हैं कि वो अधिक कठोर बन जाए ताकि वो जो वास्तविक मौत है, रियल जो डेथ है, उसका सामना वो कर पाए। क्योंकि अपने प्रेमिका से अलग होना वो उतना ही कष्टदायक है जितना कि मौत का आ जाना, और वो कवि जानते हैं कि मौत तो आना ही है, तो एक दिन जब अलग होना ही है तो क्यों ना हम लोग एक बार अलग होके देखें कि कितना कष्ट होता है, ताकि हम लोग उस काबिल बन पाए, पहले से ही वो प्रैक्टिस करके रखें। व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव, ऐसे कौन से चीज़ें हैं जो कि सूर्य के पास नहीं है। द सन हैज़ नीदर डिज़ायर नोर सेंस, ना ही सूर्य के पास कोई इच्छा है, ना ही कोई भावना है। नोर एनी शॉर्टर वे टू कंप्लीट इट्स जर्नी, और ना ही उसके पास कोई छोटा मोटा रास्ता है ताकि वो अपने यात्रा को वो पूरा कर पाए कम समय में या कम रास्ते में। व्हाट विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर, कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो लेखक के यानी जॉन डॉन के यात्रा को बहुत ज़्यादा तेज बना सकता है, इवन सूर्य से भी तेज बना सकता है। मोर विंग्स एंड मोटिव्स विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर, बहुत ज़्यादा जो स्पीकर पंख लगा लेंगे जॉन डॉन और जो कस्मे वादे वो खा लेंगे, उससे क्या होगा कि उसकी यात्रा बहुत तेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लौटने की इच्छा बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि सूरज के पास वापस लौटने की कोई इच्छा नहीं होता है, वो तो बस एक निश्चित पाथ में घूमते रहता है। लेकिन जॉन डॉन एक सजीव है, उसके पास इच्छा है, भावना है, छोटा मोटा रास्ता है, इसके वजह से, और वो अधिक पंख भी लगा लेगा, कस्में खा लेगा, इसलिए वो जल्दी लौट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स अ मैन्स पावर फीबल, कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो मनुष्य के ताकत को कमजोर कर देता है। मैन्स डिपेंडेंस ऑन फॉर्चून मेक्स अ मैन्स पावर फीबल, कि इंसान का जो निर्भरता होता है भाग्य पर, एक इंसान जो अपने भाग्य पर निर्भर करता है कि भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, किस्मत में होगा तो सफल हो जाऊंगा, ये चीज कि एक व्यक्ति अपने भाग्य पर निर्भर कर रहा है, ये इंसानों को कमजोर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू साइंग एंड वीपिंग अफेक्ट द स्पीकर, किस प्रकार से जो साइंग यानी कराहना, रोना, वीपिंग यानी आंसू बहाना, वो भी रोना, तो ये जो साइंग है, कराहना और रोना, ये लेखक को किस तरह से प्रभावित करता है। When the speaker's beloved sighs, जब कवि की प्रेमिका आह भरती है, कराहती है, she sighs his soul away, तब वो आह भरने में हवा नहीं लेती है बल्कि जॉन डॉन की आत्मा को उससे दूर खींच लेती है। And when she weeps, और जब उसकी प्रेमिका रोती है, it is not tears, ये उसके आंसू नहीं बहते हैं, but the blood of the speaker, बल्कि जॉन डॉन का खून बहता है। तो इस तरह से वो उसको प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है, हाउ डज द बिलव्ड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ, की जो प्रेमिका है जॉन डॉन की, वो जॉन डॉन का जो जीवन है वो कैसे बर्बाद कर रही। बाय साइंग एंड वीपिंग सी वेस्ट द लाइफ ऑफ द स्पीकर, की रो करके, कराह करके वो जो आह भर रही है, उससे जीवन का, उसका खून जो है वो नष्ट हो रहा है, क्योंकि आंसू नहीं खून बह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वे विल द लवर्स रिमेन यूनाइटेड, कि कौन सा तरीका है जिसके कारण जो प्रेमी और प्रेमिका है वो दोनों एकजुट रह सकते, एक साथ रह सकते। लवर्स विल रिमेन यूनाइटेड बाय सेक्रीफाइसिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ ईच अदर, कि जो प्रेमिका है और प्रेमी एक दूसरे के कल्याण के लिए, एक दूसरे के भलाई के लिए अगर वो सेक्रीफाइस करते, त्याग करते हैं, तो उनसे वो यूनाइटेड रह सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करें, आपको मिनिमम प्राइस पे कोर्स मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।